क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. आंसर यानी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड वी हैव टू सॉल्व ईच ऑफ देम. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट इन ब्रीफ अबाउट कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के बारे में लिखना है. तो क्या था कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर को शीत युद्ध भी कहा जाता है, हिंदी में इसको शीत युद्ध कहते हैं. एक नॉर्मली 2 तरह के वॉर्स होते हैं. एक वॉर जिसमें आमने सामने की लड़ाई होती है, जिसमें गोलियां चलती हैं, मिसाइल्स फायर होती हैं, ठीक, टैंक्स उतारे जाते हैं, सोल्जर्स उतारे जाते हैं. एक होता है युद्ध जैसे ही माहौल है कि दोनों देश तैयार हैं और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, इस बात की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों लोग एक दूसरे से टेक्नोलॉजी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ एक दूसरे से एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं. इसको कहा जाता है कोल्ड वॉर, जिसमें कोई एक्चुअल लड़ाई नहीं होती है, लेकिन आइडियोलॉजिकल बैटल होती है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है कि हमको अपने को मजबूत करना है, इनकेस अगर कभी लड़ाई छिड़ती है तो हम उसको जीत लें. तो दिस वॉज ऑल अबाउट कोल्ड वॉर. ठीक है, लिखना शुरू करेंगे. तो लेट्स राइट अबाउट दिस कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर refers to the period of high geopolitical tension, struggle for dominance, ideological struggle for dominance, struggle for political as well as economic dominance between USA and USSR, and their allies. This war is said to be ongoing from 1945 to 1991 and ended with the collapse of Soviet Union. Under the collapse of Soviet. अंत किसका होता है? सोवियत संघ के विघटन के बाद. कोल्ड वॉर refers to the period of high geopolitical tension, ideological struggle for political as well as economic dominance between USA and USSR and their allies. This war is said to be ongoing from 1945 to 1991 and ended with the collapse of Soviet Union. किसके साथ खत्म होता है? सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ में. Now let's move to the next question. Question number 2 की तरफ बढ़ेंगे. What were the causes of French Revolution of 1848? 1848 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? 2 फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुके हैं, एक 1789 में हुआ था और दूसरा 1848 में होता था. ठीक, लिखना शुरू करते हैं. क्या आंसर? The main reasons for French Revolution were, क्या मेन रीजन है? पहला, the ignorance of monarchy towards the problems of labor and working class. High inflation, unemployment, and widespread food shortage. तीसरा, demand of
voting rights by the middle class to register their role in policy making. ठीक, वोट की डिमांड थी, हम भुखमरी, ठीक है, और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज, महंगाई वगैरह, ये सारी चीज थी, और जो अपर क्लास बैठी हुई थी, जो मोनार्की बैठी हुई थी, वो इनकी परेशानियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट इन दिस वे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाई वॉज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एस्टैब्लिश? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई थी? इतना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना सन 1920 में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, AITUC, वॉज एस्टैब्लिश्ड in 1920 for the following reasons, निम्न कारणों से इसकी स्थापना होती है। पहला, टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करना इसका जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। दूसरा, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन लेबर्स, भारतीय मजदूरों के अधिकारों की बात करना, लेबर्स लाइक appropriate payment, appropriate wages, proper work condition, etc. Like proper work conditions, etc. ठीक। तीसरा, टू प्रिवेंट exploitation of workers in factories। ठीक। ये हमारे 3 रीजन हैं जिसकी वजह से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था। सबसे पहले, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करना, भारत के जो मजदूर हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। तो ये आपके 3 रीजन हो गए जिसकी वजह से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ लेबरर्स? हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ लेबरर्स का लाइवलीहुड कैसे चेंज होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर, इंडस्ट्रियलाइजेशन refers to establishment of industries in an area and it has widespread impact on लेबर क्लास। तो इसके जो इम्पैक्ट होंगे उसको हम 2 हेडिंग के अंडर लिखेंगे। पहला, पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छी चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट। मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन provide more employment opportunities to the laborers,
more employment in opportunities to the liberal may increase their wages, and provide a better lifestyle. नेगेटिव इम्पैक्ट देखो, it also may lead to exploitation of workers, poor working conditions, and hazardous activities also. तो ये है कि अच्छे इम्पैक्ट क्या है कि पैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, काम करने के लिए जगह मिलेगी, ठीक है, अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। बट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। व्हाट इज कम्युनिज्म? कम्युनिज्म क्या है? ठीक है, कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, ठीक। लिखना शुरू करते हैं इसको। कम्युनिज्म can be defined as a political economic system, a socio-political and economic system in which all the means of production like land, machines, factories, etc. are controlled by the state, which claims to treat everyone equally, सबको बराबर ट्रीट करने का दावा करता है। ये आपकी कम्युनिज्म की डेफिनेशन है, ठीक है। कम्युनिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, मशीन, फैक्ट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट विच क्लेम्स टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हुआ हुआ मूवमेंट? हुआ हुआ मूवमेंट का पर्पज क्या था? तो हुआ हुआ मूवमेंट, वियतनाम में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके बारे में लिखते हैं। तो हुआ हुआ मूवमेंट was a Buddhist reformation movement that started in Vietnam against the colonization of France. The main purpose of this movement was to mobilize the masses against the colonial powers and stand against their operation, ठीक। ये हो गया आपका आंसर नंबर 6।
ठीक है। तो जो फ्रांस का जैसे इंडिया में ब्रिटेन रूल कर रहा था, वहाँ पे फ्रांस रूल कर रहा था, तो वहाँ पे फ्रांस रूल को हटाने के लिए मूवमेंट चलाया गया था। 1930s के आसपास मूवमेंट वहाँ पे शुरू हुआ था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आंसर एनी वन ऑफ देम, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है और 2 क्वेश्चन है आपके पास, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, हाउ डिड प्रिंट रेवोल्यूशन असिस्टेड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रिंट रेवोल्यूशन जो है, अखबारों का जो छपना है, उसने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को कैसे बढ़ावा दिया। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंट रेवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड as a process where many independent newspapers, journals, magazines, weekly मतलब साप्ताहिक, वीकली वर स्टार्टेड by various leaders in India, which questioned the colonial power it assisted the nationalism in India in following ways. India in following ways. कैसे कैसे हेल्प किया? सबसे पहला काम इन्होंने किया, स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। स्प्रेड these newspapers spread the message of struggle to various parts of India. दूसरे पे आ जाते हैं, they exposed the economic and social exploitation done by Britishers. They mobilized the opinion of Indian masses against the colonial government. ये हमारे 3 रीजंस हैं, 3 तरीके हैं जिनसे इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। तो प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक, कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस हमने बताया, उसके बाद ये 3 तरह से हमने लिखा कैसे इसने। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है? हाउ द सीरीज ऑफ इन्वेंशन ऑफ मशीन पेव द वे फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीन का क्या रोल रहा है इन्वेंशन को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मशीनीकरण है, ठीक है, जो औद्योगिकरण है, उसको बढ़ावा देने में। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आंसर लिखेंगे कि द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स लाइक, कौन सी मशीनें थी? द इन्वेंशंस ऑफ मशीन्स दैट वर used for weaving of textile, कपड़ा बुनने की मशीनें पहले शुरू की। weaving of textile like spinning jenny, water frame, ठीक, spinning jenny, water frame, etc. provided
etc. And transport machines like steam engine, locomotive engine, boosted the industrialization. Boosted the industrialization. ठीक है. पहला, in these machines increased the pace of production. Now more material could be produced in short time. ठीक, स्पीड बढ़ा दी. उसके बाद स्पीड बढ़ाने के बाद यूनिफॉर्मिटी. दीज मशीन्स bring uniformity in all the material produced by them. जो भी मटेरियल प्रोड्यूस कर रही थी उसमें क्या हुई, यूनिफॉर्मिटी आ गई, एक जैसी समानता थी. उसके बाद इंक्रीज्ड पेस, यूनिफॉर्मिटी. they brought down the cost of production significantly, which increased the profit margins. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसको कम कर दिया उन्होंने. ठीक है. उसके बाद ठीक है. तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. ठीक है. ये 3 क्वेश्चन है, 3 मेथड है जिनसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है. प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आ गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो काफ़ी कम हुआ और पेस ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो गया, काफ़ी बढ़ गया. ठीक है. तो दीज वर दी 3 रीजंस दैट हेल्प इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर अगले सेक्शन की तरफ. नेक्स्ट सेक्शन इज द पॉलिटिकल साइंस. अगला सेक्शन किसका है, पॉलिटिकल साइंस का. क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आंसर एनी 2, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. ठीक है. तो 3 क्वेश्चन में से कोई 2 आपको जवाब देने हैं. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी. हाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी. लिखते हैं आंसर. राइट टू इन्फॉर्मेशन was implemented in 2005 and it is known as savior of democracy because it allows citizens of India to ask for any information that is related to government policies, and effect
द पॉलिसी मेकिंग इन अ बेटर वे, पॉलिसी मेकिंग इन अ गुड वे, मेकिंग इन अ गुड वे, मतलब सरकार से सवाल पूछ सकते हैं इन अ गुड वे, अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि भाई ये काम कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक, कितना काम हो चुका है हमारा। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं सरकार से सवाल पूछने में, सही सवाल पूछने में और सही इन्फॉर्मेशन निकालने में। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। ठीक है, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, 4 फीचर्स बताने इंडियन फेडरलिज्म के। आंसर लिखिए। 4 फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म आर, 4 फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म आर, पहला लिखो सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, legislature, separation of power, supremacy of constitution, presence of bicameral legislature, and independent judiciary, independent judiciary, independent judiciary। ठीक है, मुक्त न्यायपालिका। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर दिस आंसर। 4 ये फीचर्स आपके हो जाते हैं, सुप्रीम सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेशन, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वाई हैज इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया हुआ? चलिए लिखना शुरू करते हैं। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, तो लिखते हैं इंडिया हैज अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, multi-party system as India is a diverse country, India is a diverse country with a variety of local and regional issues, variety of local and regional issues which cannot be, which is difficult to be taken up by one or two parties, एक या दो पार्टी इस काम को नहीं कर सकती। सो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पार्टीज ensure voice to all the sections of Indian society, भारत की समाज के सभी वर्गों को एक आवाज देने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम को रखा गया है। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, इंडिया में एक दो पार्टी इतने बड़े इंडिया के सारे इशूज को नहीं उठा सकती, तो रीजनल पार्टीज इस काम को करती हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वर द मेन डिमांड्स ऑफ इंडियन फार्मर्स यूनियन, भारतीय किसान सभा की मेन डिमांड्स क्या है? लिखना शुरू करिए। आंसर, मेन डिमांड्स वर पहला एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक, दूसरा वेविंग ऑफ रूरल लोन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स फॉर ग्रेन स्टोरेज and subsidies in all agricultural inputs। जो भी चीज़ें
खेती बाड़ी में लग रही हैं उनमें सब पे सरकार क्या दे, सब्सिडी दे। दिस वॉज द मेन डिमांड ऑफ इंडियन फार्मर्स यूनियन। इंडियन फार्मर यूनियन की ये मेन डिमांड थी। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। तो दीज आर ऑल डन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आंसर एनी ईच ऑफ देम, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क। तो 13 और 14 लॉन्ग आंसर है, इनमें से कोई आपको एक करना है, तो वी विल डू बोथ, ठीक है। पहला है डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरल सिस्टम। लिखना शुरू करते हैं। जुडिशरी का रोल क्या है संघवाद में, ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट organ in a democratic setup, main function of judiciary is to overlook the proper following of rules and laws in the country, in federal setup it has crucial role to play। क्या रोल है देखते हैं। पहला, टू सॉल्व जुडिशरी सॉल्व्स एनी इशू दैट अराइजेज ड्यू टू conflict of powers of central government or a state, of central government and state, or between state and state, or between two states, या तो स्टेट के बीच का झगड़ा निपटाएगा या सेंटर और गवर्नमेंट के बीच का झगड़ा निपटाएगा, ठीक है। उसके बाद it ensures that federalism remains intact in the country, by serving as a guardian of constitution, which serving as protector of constitution and protector of constitution, ठीक है। It serves as a balancing organization फॉर द पावर ऑफ पार्लियामेंट। जो संसद है यहाँ की वो बिल्कुल बेलगाम ना हो जाए, उसके लिए कौन है, कोर्ट बैठा हुआ है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कोर्ट बैठा हुआ है संसद को बेलगाम होने से रोकने के लिए, ठीक है। संसद कुछ भी नियम ना बना ले, कल कोर्ट के कह दिया जाए कि पानी पीना जुर्म, तो ये सब ना हो, इसलिए कोर्ट बैठा हुआ है, चेक करता रहता है कि कर क्या रहा है एग्जैक्टली आप, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ जुडिशरी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के सक्सेस होने के लिए सबसे पहले क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लिखते हैं चलिए। डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलिटिकल setup in which there is a government
देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार है, एंड बाय द पीपल, लोगों से सरकार, एंड बाय द पीपल. मेन फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी आर इज डेमोक्रेसी आर. पहला फैक्टर क्या है सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए? फर्स्ट फैक्टर इज वाइड स्प्रेड education and empowerment of various sections of the society, and empowerment of various sections of the society about their rights. ठीक, दूसरा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिक्लेयर्स द कंट्री अ डेमोक्रेसी. पहले तो कंट्री को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा. कंट्री अ डेमोक्रेसी, कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी जब तक नहीं बना सकता जब तक वो डिक्लेयर ना करे. ठीक. तीसरा, प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिक्लेयर्स प्रेजेंस ऑफ independent authorities, like independent bodies like court that protect the democracy. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पार्टीज, कहने को तो नॉर्थ कोरिया भी कहता है हम डेमोक्रेसी हैं, बट आज पार्टी एक है वहां पे. चाइना में एक ही पार्टी. प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल parties, presence of multiple parties in the country. ठीक. तो दिस इज द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. ये 4 फैक्टर्स हैं आपके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. ये हो गया. इकोनॉमिक्स की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 to 18 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन आंसर एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन की कितना 2 नंबर का है. ठीक है. एनी 2 आर टू बी आंसर्ड. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था. ऐसे लिखते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी refers to a type of economy in which both public sector and private sector institutions are present. Private sector institutions are present and operate together. Example India. ठीक है. तो ये रहा आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं. मेंशन एनी 4 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के 4 पॉजिटिव चीजें बतानी, पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं. चलिए लिखना शुरू करते हैं. ठीक है. 4 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर. क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के? पहला, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड.
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, उसका है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स, दुनिया के सारे बाजार एक दूसरे से जुड़ गए, वर्ल्ड मार्केट्स। ठीक, तीसरा पॉवर्टी रिडक्शन, डिक्रीज इन लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इंडिया में तो बहुत सारे गैजेट्स आते ही नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ें इंडिया में, एप्पल हुआ, ठीक, सोनी हुआ, ये सब बाहर की कंपनी है जो यहाँ पे काम कर रही हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्या फंक्शंस हैं? लेट्स सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मेन फंक्शंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस perform various functions like to run a capitalist economy, like पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसा जमा कर लेंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग लोन्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, एटसेट्रा। ठीक, तो ये 3-4 ठीक हो जाते हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन वुमेन एम्पावरमेंट? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल बताना है वुमेन एम्पावरमेंट में। लिए लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्ले की रोल इन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन फॉलोइंग वेज। क्या क्या रास्ते? पहला है हमारा, सबसे पहले तो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। इट प्रोवाइड्स वुमेन a financial freedom which ultimately causes their economic upliftment। ठीक है, उसके बाद सोशल, it increases their social well-being, social security and place in the society। समाज में उनकी जगह को बेहतर करता है, प्लेस इन दी सोसाइटी। ये होगा 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट काफ़ी रहेंगे इसमें। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 20 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ देम, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। डिस्कस का राइट गिवन टू अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में के तहत एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, हम इसको देखना शुरू करेंगे जल्दी। चलिए लिखना शुरू करते हैं इनको। अंडर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट various rights are given to consumers, consumers।
आर, पहला लिखो राइट टू सेफ्टी, क्या सुरक्षा का अधिकार है, राइट टू सेफ्टी, इट इंश्योर्स दैट if any damage is done by the product to life or property of the consumer, the company can be held responsible for it. Company can be held responsible for it. अगला राइट कौन सा है? राइट टू चूज, राइट टू चूज, consumers should be allowed to choose the best, choose their desired product, choose their desired products from a group of प्रोडक्ट्स। ये राइट है उनको कि वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू चूज, राइट टू चूज के बाद हमारा है राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड। It is the right of a consumer, it is a right of a consumer that his complaint should be heard by the officials of the company, by officials of the company। उसके बाद है राइट टू रिड्रेसल, राइट टू रिड्रेसल, redressal ensures that consumers should get resolution of their complaint, उनकी कंप्लेन का निवारण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चार राइट्स हैं किसके अंदर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, ठीक है। तो राइट टू बी सेफ, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू हर्ट एंड राइट टू रिड्रेसल, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के ऊपर बात करनी है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मनी का क्या है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो आंसर, economic importance of money is as follows. The economic importance of money is as follows. ठीक, क्या है? पहला, सबसे पहला है मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज for any exchange of goods, or services, ठीक। उसके बाद दूसरा, it serves as a store of value and can be used as a measure of wealth, can be used as a measure of wealth, ठीक। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वेल्थ, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेट ट्रेड, क्वेश्चन नंबर 3,
money plays a key role as it facilitates the trade and commerce all over the world. And money serves as facilitator of trade. Facilitator of trade. ठीक, फोर्थ क्या है? फैसिलिटेटर ऑफ ट्रेड. उसके बाद है यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ मनी सर्व्स एज यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट मैनेजमेंट. खातों की और खातों के मैनेजमेंट का ये मनी यूनिट सर्व करता है, यूनिट की तरह सर्व करता है कि मनी नहीं होगा तो हम किस तरह के खाते और वही मैनेज करेंगे. तो इस तरह से ये हमारे 4 इंपॉर्टेंस हैं जो मनी के हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, अगला सेक्शन हमारा किसका है? ज्योग्राफी का है. उसकी तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. आंसर एनी 3 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन के 2 नंबर है. न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मिनरल्स. देखते हैं किस चीज़ से न्यूक्लियर पावर मिलती है. आंसर न्यूक्लियर पावर is obtained from पहला कौन सा है? यूरेनियम. सबसे पहला यूरेनियम, दूसरा है थोरियम और तीसरा है प्लूटोनियम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इसका ये रहा. यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम. इससे निकलता है हमारा न्यूक्लियर पावर. ठीक है, ये 3 है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ मैंगनीज. मैंगनीज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मैंगनीज is a metallic mineral which finds multiple usages like in iron in steel industry for making high grade steel. In heating filament manganese is used. It is used for इसको लिखते हैं. It is used in chemical industry to produce chemicals like indicators like potassium permanganate. ठीक, ये हो गया हमारा ये मैंगनीज की यूटिलिटी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, स्टील बनाने के लिए और केमिकल इंडस्ट्री में. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 23 की तरफ बढ़ते हैं. डिफाइन थर्मल पॉल्यूशन. थर्मल पॉल्यूशन क्या है, लिखना शुरू करते हैं. थर्मल पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड as the pollution caused by the release of hot water from the thermal power plants. Hot water that is used to cool down
मशीनरी इन अ थर्मल पावर प्लांट, इन अ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इट इंक्रीजेज, इसको ऐसे लिखते हैं, दिस हॉट वाटर increases the temperature of water bodies like lakes, rivers, and affect marine life, affect organism in them, वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं के लिए मुश्किल है और ये उनका टेम्परेचर भी बढ़ा देती है। दिस वॉज दी ऑल अबाउट थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेम द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स इन बिहार। नेम द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल्स इन बिहार। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं। द प्रॉब्लम्स आर, सीधा प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। पहला, द रिवर्स ऑफ बिहार डू नॉट फॉलो अ फिक्स्ड कोर्स, सो द कंस्ट्रक्शन of canals is a difficult process, मुश्किल काम है बनाना। ठीक, उसके बाद rivers bring large amount of silt and sediment which blocks the canals। अगर जो कैनाल्स है भी तो वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो इतना ज़्यादा मिट्टी वगैरह लेके आते हैं अपने साथ में, ब्लॉक दी कैनाल्स। उसके बाद तीसरा, द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर फंडिंग इज ऑल्सो a hurdle in canal development, नहरों के बनाने में जो फंडिंग है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है सामने। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर 20। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट के फीचर बताइए। तो लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं आंसर। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन deltaic regions like सुंदरबन जैसे डेल्टाइक रीजन में रहते हैं सुंदरबन। देयर फीचर्स आर they are very dense forest, they have special adaptation called breathing roots to survive during tides, ठीक है। they support a large wildlife also, example Bengal tiger। ठीक है, तो एक तो वो बहुत डेंस है, स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स हैं और
बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे रहा करती है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेम 2 कोल फील्ड्स ऑफ झारखंड। झारखंड के 2 कोल फील्ड के बारे में बताना है। आंसर धनबाद और हजारीबाग। हजारीबाग, झरिया भी लिख सकते हैं। ये आपके 3 कोल फील्ड्स हैं, जिनमें से 2 को लिख दीजिएगा। In this way, this question is complete. Now let's move to the next section, long answer type question. Question number 27 and 28 are long answers. Answer any of them. Each question carry 4 marks. हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। कोई एक आपको कैरी आपको सॉल्व करना है। Now we will move to the long questions. ठीक है। Question number 27 and 28 are long answer types. Answer any of them. Each question carries 4 marks. 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन हमें करने हैं इनमें से। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग। तो इन क्या बताना है हमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर रिसाइकलिंग के तरीके बताने हैं। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। मेजर मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर मेजर मेथड्स क्या है देखते हैं। पहला मेथड है हमारा रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। इन दिस सिस्टम रेन वाटर falling on roof is connected to a pipe that collects all the water in an storage tank। इसके बाद हमारा आता है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम के बाद आता है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स collecting the rainwater falling on open surfaces, open areas like कौन से open areas like gardens, roads etc। ठीक, सरफेस रनऑफ के बाद आता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। In this system, rainwater is directly poured into a pipe which sends water directly to the underground, ठीक, डायरेक्टली टू दी अंडरग्राउंड। उसके बाद एक आता है, सो दिस इज आई थिंक दिस इज ऑल। ठीक है, दीज आर द 3 मेथड दैट आर सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये हो जाता है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, सरफेस रन ऑफ है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा बताना। एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, ये जो नदियों के साथ जो मिट्टी आ जाती है उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें इसमें देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर, एल्यूवियल सॉइल is one of the most abundant soils found in India. It covers not less than
30% of total land area in India. Total land area in India. It is formed along the river valleys. Formed along the river valleys and is found in regions like Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, झारखंड, असम एक्सेट्रा, इन इलाकों में ये देखने को मिलती है. इट इज हाईली प्रोडक्टिव सॉइल येलोइश टू डार्क ब्राउन इन कलर. It is rich in potash and nitrogen. Rich in potash, but poor in metallic minerals. ठीक है. It is divided into two parts. ना ये नहीं होगा इसमें. It is best suited for cultivation of sugarcane, wheat, rice, millets, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये आपके मेन फीचर्स हैं किसके बारे में? एलिवियल सॉइल के बारे में. चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट पे मूव करेंगे. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. 29 to 32 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आंसर एनी 2 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. 4 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन डैम एंड एम्बैंकमेंट. ठीक है, देखना शुरू करते हैं इसको. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डैम एंड एम्बैंकमेंट. तो लिखते हैं आंसर. डैम इज अ लार्जर कंस्ट्रक्शन which is constructed for the purpose of storing water. क्या पर्पस है? स्टोरिंग वाटर. whereas embankment are the formations that are constructed to manage or regulate the water flow. ये वाटर को स्टोर करके नहीं रखता है, ये वाटर फ्लो को मैनेज करता है. मैनेज और रेगुलेट दी वाटर फ्लो. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन डैम एंड एम्बैंकमेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. टू मेजर्स टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स should be introduced among the population. अर्ली वार्निंग सिस्टम आ जाने चाहिए. ठीक, उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के बाद अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स like Japan should be constructed.
जापान में अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो अर्थक्वेक में 8 तीव्रता तक की, 8 रिक्टर की तीव्रता तक के अर्थक्वेक ऐसे ही बर्दाश्त कर सकती हैं। तो दिस इज दी क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ 30 क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करेंगे। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली, सेकंड लास्ट। डिफाइन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, आंसर लिखो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन refers to exchange of information, exchange or transfer of information from one person to another or one place to another or one place to another with the help of satellites revolving in the atmosphere of Earth, revolving in Earth's atmosphere, ठीक, ये हो गया हमारा अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक, तो दिस इज दी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हाई इज डिजास्टर मैनेजमेंट नीडेड? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की जरूरत क्या है, देखना शुरू करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इन वजहों से इसकी जरूरत है। फॉर द फॉलोइंग reasons: to prevent loss of life of multiple people in various disasters like earthquake, flood, etc. To prevent loss of infrastructure and buildings that cause economic losses, that lead to economic losses, आर्थिक नुकसान जो होता है उससे बचाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर। ठीक है, इन दिस वे और पेपर इज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 32, व्हाई डिजास्टर मैनेजमेंट नीडेड, इज कंप्लीट हियर एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर एग्जाम। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर पीस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम।